हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान के भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सिटीजनशिप क्या होता है। तो सिटीजनशिप में जो ये एक तरीके से डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और स्टेट, राज्य के और व्यक्ति के बीच में एक रिलेशनशिप को ये डिफाइन करता है। और जहाँ पर ये इंडिविजुअल को कुछ जिनके पास जो सिटीजनशिप है उनको क्या एक राइट प्रोवाइड करता है या और उन पर ड्यूटीज इम्पोज करता है। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की कोई डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि किसी देश में रहने वाले जो निवासी है, देश में जो रिसाइड कर रहे हैं, वो दो वर्गों में, दो पार्ट में उनको विभाजित किया जाता है। एक तो होता है सिटीजन और दूसरा जो होता है फॉरेनर। तो सिटीजन कौन होगा? वो व्यक्ति जिसके पास कुछ सामाजिक और राजनीतिक जो उनको अधिकार दिए गए हैं, और जो ऐसे जो राइट है, जो उनको सिटीजनशिप है, वो उनको एक संविधान के द्वारा ही प्रदत्त किया गया और ये केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वो ही इसका यूज कर सकते हैं। और नागरिक अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि ये वाले राइट्स जो सिटीजन यूज करेगा वो ही सिटीजन, मतलब सिटीजन यूज कर सकते हैं। विदेशी व्यक्ति जो फॉरेनर है वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जो भारत के निवासी अलग होता है और सिटीजनशिप अलग है। रहने वाले तो दो टाइप के होते हैं, निवासी में आ जाएंगे आपके फॉरेनर भी आ जाएंगे और हमारे सिटीजन भी जो यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन सिटीजन, अगर आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड बताना है तो वहाँ पर सिर्फ वो ही जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट्स दिए हैं, ड्यूटीज दी गई है, और उन्हें यूज कर सकते हैं। फॉरेनर को फिर अधिकार नहीं होगा। चलिए, तो अब हमें इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलता है, तो हमारे पार्ट 2 में सिटीजनशिप जो है वहाँ पर इसके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, जो कि आर्टिकल 5 to 11 तक दिया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5, तो सभी अब आर्टिकल 5 क्या एक आउटलाइन देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब वहाँ पर जो भी व्यक्ति, मतलब उस टाइम पे जो भी व्यक्ति निवास करते थे तो वो यहाँ के सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन कब? उसमें 2-3 शर्तें हैं। जैसे संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उस समय वो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहे थे, वो उस वक्त रह रहे थे, नागरिक होगा। कब? जब या तो वो इसका जन्म भारत में हुआ था, भारत में जन्म हुआ और वो वहीं रह रहा है। दूसरा, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। दूसरा, या फिर अगर ये नहीं है तो उसके पेरेंट्स वहां पे पैदा हुए हो। ठीक है, या तो वो पैदा हो, या तो वो उसने बर्थ नहीं लिया है तो उसके पेरेंट्स ने जन्म लिया हो। या फिर अगर ये दो कंडीशन भी नहीं है, लेकिन वो संविधान के प्रारंभ से पहले 5 वर्ष है, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्षों तक सामान्य रूप से भारत में निवासी रहे हो। ठीक है, उन्होंने भारत में निवास किया हो, तो वो यहाँ पर सिटीजन कहलाएगा। तो पहला तो प्रोविजन आर्टिकल 5 में ये दिया है कि वो यहाँ रह रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब वो यहाँ रह रहे हैं। और दूसरा उसमें क्या आ जाएगा कि उसने जन्म लिया हो या उसके पेरेंट्स ने जन्म लिया हो, या फिर जब वो लागू हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ से लागू होने से पहले 5 वर्ष तक वो यहाँ पर रहा हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल आता है, यहाँ पर 2 तरीके से बताया गया है जो माइग्रेटेड पर्सन के लिए दिया गया है, मतलब प्रव्रजन, जिन्होंने इस स्थान से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान को चले गए हैं, या फिर जो है ना, तो इसमें यह आ जाएगा जिसमें डेट दे रखी है कि 19 जुलाई 1948। जो ये डेट है, ये इम्पोर्टेंट डेट है कि, तो इसमें एक तो ये है कि जो 19 जुलाई 1948 तक यहाँ रह रहे हैं, और दूसरा ये है कि मतलब उसके पहले भारत में आए हैं, 19 जुलाई 1948 को भारत में आए हैं, और दूसरा ये है कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आए। एक तो ये है कि इस तारीख से पहले आए हैं तो वो तो सिटीजन मान लिए जाएंगे, लेकिन वो जो इस तारीख के बाद आए तो उनको फिर कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी,
तब जाके वो सिटीजन माने जाएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले, यहाँ पहले की बात हो रही है, पाकिस्तान में भारत में स्थानांतरित हो गए हैं, पाकिस्तान से ये भारत में स्थानांतरित हो गए और तब से भारत में सामान्य रूप से निवासी रहे, वो इस तारीख से पहले आ गए हैं और यहीं रह रहे हैं, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अगर जो उस तारीख को या इसके बाद पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से भारत में आते हैं, लेकिन तो वहां पर उनको भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा नागरिकों के रूप में पंजीकृत किए गए वे भारत जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी होगी और वो भारत के नागरिक होंगे। यहाँ एक प्रोसेस दी है तो उसको फॉलो करना होगा, तब जाके वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जो कंडीशन है 19 जुलाई 1948 के पहले जो आए हैं, तो आए हैं और यहाँ के निवासी है, तो उनके साथ भी यही कंडीशन होगा जो आर्टिकल 5 में दिया था, या तो उसने जन्म लिया हो या उसके, या तो खुद उसने जन्म लिया हो या उसके पेरेंट्स ने जन्म लिया हो। ठीक है, और दोनों मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से जिन्हों जो भी हो उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया हो, तो वो यहाँ के भारत के नागरिक होंगे। ये कब लागू होगा? जब पहले यहाँ पर पाकिस्तान से भारत है, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोसेस ये लागू होगी कि या तो वो उसने जन्म लिया हो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया हो और उन्होंने नागरिक प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया हो, जो उसकी प्रोसेस है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, और उन्हें ये भी प्रूफ करना होगा कि उन्होंने जिस दिन ये अप्लाई किया है, अप्लाई वाली जो डेट है, अप्लाई से ठीक 6 महीने पहले, मंथ पहले भारत में रह रहे हैं, मतलब 6 महीने पहले से अभी तक भारत में रह रहे हैं, टिल डेट अप्लाई की डेट तक भारत में रह रहे हैं। तब जाके ये अगर वो सिद्ध कर देता है कि जिस दिन अप्लाई किया उससे 6 पहले के 6 महीने से वो भारत में ही रह रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और दूसरा ये भी कि पेरेंट्स या उनमें से कोई भी भारत में जन्म लिया था उन्होंने, तब जाके भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त पदाधिकारी है उसको रजिस्टर पंजीकृत कर लेगा एक नागरिक के रूप में। तो यहाँ पे आर्टिकल 6 में हमें ये दो डेट तो याद रखनी है, लेकिन उसके साथ ये है कि अगर इसके बाद जो कंडीशंस है वो भी लागू होगी, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7, जहाँ पे राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, उनके लिए राइट्स दिए हैं जो भारत से मतलब भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं और फिर उसके बाद वो वापस आए हैं यहाँ पर, तो उनके राइट्स कैसे क्या अप्लाई होंगे उसके बारे में यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए। अब आर्टिकल 5 और 6 में जो भी बात बोली गई है उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत भारत लौट आए हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्च 1947 को क्या क्या करा है उन्होंने, भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं। ऊपर वाली कंडीशन में ये था कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, यहाँ पर भारत से इस तारीख के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर बाद में वापस आए हैं, तब वहां पर उनको कब कब उसको क्या राइट्स मिलेंगे, वो कब नागरिक समझा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं। यहाँ पर फिर ये देखेंगे कि जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान मतलब चले गए हैं ना, जो पाकिस्तान को चले गए हैं, तो फिर वो तो नागरिक नहीं कहलाएंगे, लेकिन वो वापस आते हैं, जब वो वापस आता है तो फिर उस पर क्या प्रोसेस लागू होगी, तो जो हमने आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में देखा था कि 19 जुलाई को 1948 को वो जब के बाद जब वो भारत आ रहा है, तब उसको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन होगी कि वो जब एक वापस आता है तो उसको वही प्रोसेस जो यहाँ हमने देखी थी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसको जो
प्रूफ करना पड़ेगी सर्टेन कंडीशन, उसके बाद उसको यहाँ की वापस से नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो आर्टिकल 6 में जो दी गई सभी शर्तों को पूरा कर देता है जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये उन लोगों के लिए बात करता है जो कि है तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो फॉरेन में कहीं और दूसरे पाकिस्तान के अलावा कहीं और रह रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाले जो अभी हमने कंडीशन देखी उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड था, और ये वाली जो कंडीशन है ना जिसमें पाकिस्तान के अलावा अगर किसी फॉरेन कंट्री में कोई रह रहा है तो वो यहाँ भारत का नागरिक से संबंधित यहाँ पे दिया है। वे लोग जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं और उनका जन्म भारत में हुआ है, बाहर निवास कर रहे हैं, जन्म भारत में हुआ है, या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जन्म भारत में हुआ है, जिनका पंजीकरण भारत के राजनीतिक और वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा नागरिक के रूप में किया गया है, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यहाँ ये कंडीशन है कि जहाँ मतलब भारत कोई पर्सन है जो भारत के बाहर निवास कर रहा है, लेकिन उसका जन्म, उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म यहाँ हुआ है, तो वो यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब रहे तो वहाँ रहा है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से वो भारत की नागरिकता के लिए यहाँ पे पंजीकरण करा सकता है। ठीक है। और पंजीकरण के लिए उसको भारत के राजनीति या काउंसलर प्रतिनिधि के पास जाकर मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वो जो भी आवेदन पत्र होगा या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले किया हो या बाद में अप्लाई किया हो, और जो प्रोसेस है वो जो भारत सरकार ने जो विहित प्रारूप दे रखा है अगर उसके अकॉर्डिंग करता है, वो सारी कंडीशनें सब प्रूफ हो जाती है, तो उसे एक सिटीजन के शिप के रूप में सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो ये एक वाली कंडीशन है जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन भारत के बाहर रह रहा है, और जो पाकिस्तान के अलावा किसी भारत के बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो वो अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहता है तो उसे क्या करना होगा, ये आर्टिकल 8 हमें बताता है। चलिए नेक्स्ट है, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अब देखिए, अगर कोई पर्सन अगर दूसरे देश की अगर सिटीजनशिप ले लेता है तो यहाँ की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से बोला है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 9 ये बताता है कि उसे फॉरेन की अगर उसने सिटीजनशिप ले ली है तो भारत का फिर सिटीजन नहीं कहलाएगा। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तब जो भारत का नागरिक होगा, भारत उसे सारे जो भी संविधान के तहत जो भी राइट्स मिल रहे हैं वो उसको मिला जाएगा। तो नागरिकता की समाप्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन ही किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह माना जाता है वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन नागरिक बना रहेगा। तो यहाँ पे यही है कि जो संसद ने यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया है जिसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और कैसे अपने आप नागरिकता मिलेगी, देशीकरण द्वारा नागरिकता, अर्जित भूभाग के जन्म से नागरिकता, इसके बारे में पूरा एक एक्ट बनाया गया है। तो यह जो पार्लियामेंट को जो पावर मिली है वो इसी के तहत संसद द्वारा एक्ट बनाए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पावर दी है कि वो ऐसा एक्ट बनाए सिटीजनशिप से रिलेटेड, यहाँ से पावर दी है और वहाँ पर उसके बारे में पूरा प्रोसेस बनाया गया है। और यहाँ पे यही है कि जो भारत का नागरिक होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने भी राइट्स होंगे वो उस सिटीजन व्यक्ति को मिलेगा, भारत के नागरिक को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को दिया गया है कि कोई जो नागरिकता प्राप्त करेगा या उसकी समाप्ति करना चाह रहा है तो इससे संबंधित नागरिकता से संबंधित जो भी उसको कोई भी मामले हैं वो एक एक्ट के तहत, मतलब संसद को दिया गया है पावर कि वो उसके संबंधित प्रावधान बनाने का उसको अधिकार है, मतलब एक एक्ट के थ्रू वो उसका काम करेगा।
तो संसद को शक्तियां दी गई है कि वो उसके लिए कार्य करें। तो यहाँ हमारे आर्टिकल्स खत्म होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो केस लॉ हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, पहला केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा में निवास स्थान और आरक्षण के मुद्दे पर विचार किया। आरक्षण, निवास स्थान और आरक्षण के मुद्दे पर विचार किया। न्यायालय ने माना कि निवास स्थान की अवधारणा कठोर नहीं है और राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए निवास स्थान के आधार पर आरक्षण अनुमेय है। हालांकि न्यायालय ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर भी जोर दिया और सुझाव दिया कि कुछ सीटें अन्य राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो यहाँ सीधा सा है कि जो लेट डाउन किया गया है प्रिंसिपल, वो है कि डोमिसाइल और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोर्ट ने डोमिसाइल को की अवधारणा को कठोर, डोमिसाइल जो बताया है वो कठोर नहीं है और राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण, जो यहाँ का सिटीजन है, जैसे कहीं कहीं पे आरक्षण ऐसे कर दिया जाता है कि जो एमपी के रहने वाले हैं या कोई यूपी के रहने वाले हैं, तो इस कॉलेज में इतनी सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी कि जो यहाँ के डोमिसाइल है उन्हें हम यहाँ दिया जाएगा। जो इस तरीके से एक आरक्षण दे दिया गया है कि तो वो अनुज्ञेय है, वहाँ पे ये दिया जा सकता है। और एक नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पे बोला कि राष्ट्रीय एकता के महत्व को ध्यान में रखा है और सुझाव दिया है कि कुछ सीटें अन्य राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मतलब सिर्फ स्टेट ये नहीं कर सकती कि सिर्फ अगर एमपी, यूपी या जो भी राज्य है, अब अगर कॉलेज अगर कोई है यूपी का और वहाँ पे सिर्फ वो यूपी के ही स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे, तो ये गलत बताया है। वहाँ पे ये बोला है कि दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए भी सीटें मतलब आरक्षित होनी चाहिए। आप आपके स्टेट के लिए आरक्षित रख रहे हैं सीट, वो भी रख सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे स्टेट के लिए भी रखना पड़ेगा। चलिए, और इसी केस में प्रदीप जैन वर्सेस भारत यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अधिवास का मीनिंग भी बताया गया है कि उस जो अधिवास का तात्पर्य होता है उस स्थायी घर या स्थान से है जहाँ व्यक्ति का इरादा स्थायी रूप से तथा अनिश्चित काल तक निवास करने का है। मतलब वहां पे उसका इंटेंशन क्या है, अधिवास मतलब क्या है, जो इंटेंशन है वो फिक्स, परमानेंटली रिसाइड करने का है, या वहाँ पे स्थायी घर या स्थान से है और वो परमानेंटली रहेगा, या और तथा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो वहाँ पे अधिवास का मीनिंग यहाँ पे इस केस में दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर योगेश भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में चिकित्सा पेशेवरों के विभिन्न राज्यों में स्थानांतरित होने और अभ्यास करने के अधिकार पर विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों के देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होने और अभ्यास करने के अधिकार को बरकरार रखा, जिससे पूरे भारत में आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को मजबूत किया गया। तो यहाँ पर राइट टू प्रैक्टिस का एक राइट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनको स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी हिस्से में स्थानांतरित होने, वो कहीं भी किसी भी हमारा जो भारत देश है वहाँ पे किसी भी स्थान में वो स्थानांतरित हो सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ये राइट दिया गया है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो इस डोमिसाइल का है, इस डोमिसाइल का है, तो नहीं, उनको ये राइट दिया है, कहीं भी जाके अपना काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया। यह निर्णय संविधान द्वारा प्रदत्त आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता की गारंटी को मजबूत करता है। उनको ये मतलब एक फ्रीडम दी गई है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना काम जो प्रोफेशन है वो चला सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको जो राइट दिया है उसकी गारंटी को मजबूत करता है। नेक्स्ट है सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी। इस मामले में उत्पत्ति के निवास स्थान और एक नए निवास स्थान प्राप्त होने तक उसकी निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उत्पत्ति का निवास स्थान तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थायी निवास के इरादे में से एक नया निवास स्थान प्राप्त नहीं हो जाता। यह निर्णय नागरिकता के मुद्दों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे भी डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया गया है कि कोर्ट ने कहा कि उत्पत्ति का निवास जो है स्थान तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थायी निवास के इरादे से एक नया निवास स्थान प्राप्त नहीं हो जाता। यहाँ पे ये सीधा बोला है कि डोमिसाइल को कैसे बोला है कि अगर कोई रह रहा है ना, वो जब तक कहीं दूसरी जगह स्थायी निवास के इरादे से नहीं ले लेता है अपना रहने का, तब तक वो उत्पत्ति का निवास, जहाँ वो ओरिजिन है, जहाँ वो निवास कर रहा है, वही उसका रहने की जगह है। अगर वो कहीं और स्थायी परमानेंटली किसी और जगह अगर अपना रहने के लिए वो घर देख लेता है या वहीं जाने का उसका इरादा हो जाता है, तो फिर वो वहाँ पे ओरिजिन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो वहीं रह रहा है और उसका कहीं और जगह जाने का कोई इरादा नहीं है, तो वो वहाँ पे उसका जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है वो वहीं का होगा जहाँ वो रह रहा है। और ये सिटीजनशिप इशू में जो भी आते हैं वहां पर इसको निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ वहाँ देखा जाता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या है, क्या उसका उद्देश्य है कि वो कहीं, या इरादा है कि वो कहीं और निवास स्थान प्राप्त कर रहा है या कहीं और स्थायी रूप से निवास करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज को क्लियर करने के लिए कि वो डोमिसाइल है, वो अधिवास है या नहीं है, ये क्लियर करने के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भानवारू खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के प्रश्न पर विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता के मानदंडों की जांच की और माना कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है, बशर्ते कि जन्म के समय माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी न हो। इस निर्णय ने नागरिकता कानून को अनुप्रयोगों को स्पष्ट किया है। शायद ना ये 40, हाँ चलिए, तो यहाँ पे सिटीजनशिप क्राइटेरिया बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है कि जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ है कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, यदि जन्म के समय माता पिता अगर उसने जन्म लिया है या उसके पेरेंट्स में से कोई भी हो। लेकिन हाँ, अगर भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तो है, लेकिन उसके जन्म के समय अगर उसके पेरेंट्स में से कोई भी अवैध प्रवासी हुआ तो फिर वो नहीं माना जाएगा। मतलब अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, जो माइग्रेट होके यहाँ पे आया है, जो यहाँ अवैध तरीके से आया है ना। अगर पेरेंट्स में से कोई भी अगर अवैध तरीके से यहाँ प्रवासी है यहाँ पर, तो फिर उसका भारत में जन्म होना भी ना नागरिक के लिए फिर सही, वो सही क्राइटेरिया नहीं होगा। मतलब पेरेंट्स को भी वैध तरीके से प्रवासी होना चाहिए उसके लिए। और क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ इसी से मिलता है कि इस निर्णय ने नागरिकता के कानूनों के प्रयोग को स्पष्ट और कर दिया है कि क्लियर है। तो यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है क्लैरिफिकेशन के लिए, लॉ के जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसको जानने के लिए। तो यहाँ सीधा से क्राइटेरिया दे दिया सिटीजनशिप का कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जो भी आया है, मतलब जो पर्सन जो भी जन्म लिया है, भारत में जन्म लिया है, भारत का नागरिक तो होगा, लेकिन साथ ही उसके साथ एक कंडीशन हो रही है कि उसके जन्म के समय उसके पेरेंट्स अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इस मामले में यह जांच की गई कि क्या एक निगम को भारतीय संविधान के तहत नागरिक माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक निगम नागरिक नहीं है और इसलिए संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को दी गई मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं ले सकता है। इस मामले ने संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में व्यक्ति और निगमों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। मतलब ये जो केस है इसमें सीधे से ये बताया है कि एक कंपनी, एक कॉरपोरेशन है क्या, वो नागरिक है क्या, इस बारे में क्लेरिफिकेशन देता है ये। इसमें उन्होंने एक इंडिविजुअल पर्सन और जो कॉरपोरेशन है इसके बीच को अंतर को स्पष्ट किया है इस केस में। तो यहाँ पे क्योंकि ये डिसाइड हुआ कि कॉरपोरेशन एक की कोई नागरिकता नहीं होती, कोई सिटीजन, वो नागरिक नहीं है तो उसको सिटीजनशिप नहीं होगा। हाँ, इंडियन कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, ऐसे आप बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन एक इंडियन कंपनी को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उसके अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति है वो सिटीजनशिप माने जाएंगे, वो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको सिटीजन माना जाएगा। लेकिन एक भारतीय कंपनी अगर है तो उसको कोई सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है।
चूंकि वो भारत का नागरिक नहीं, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है इसलिए भारतीय नागरिक नहीं होगा। और उसको फिर जो भी पार्ट 3 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो उसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा इंजीनियर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या एक कंपनी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का दावा कर सकती है और नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कंपनियां कानूनी इकाइयां होने के नाते अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि ये केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए है। हाँ, क्योंकि आपने देखा मतलब जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, उनको क्या बोला गया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। और जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो राइट मिले हैं वो एक जो नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक व्यक्ति है, उन्हीं के लिए दिया गया है। तो यहाँ इस केस में ये था कि आर्टिकल 19 के तहत जो राइट दिए हैं उसके लिए क्या, वो जो राइट है वो क्या उसके लिए कोई कंपनी क्लेम कर सकती है क्या? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी जो है वो, कॉरपोरेशन जो है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, और ये जो राइट्स जो हैं वो सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के लिए दिए गए हैं। लीगल एंटिटीज जो है, कंपनियां जो कानूनी इकाइयां होती है, इस प्रकार नागरिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि इन जो जो कॉरपोरेशन और जो कंपनियां बनती है इनके लिए एक अलग ही एक एक्ट है जो पार्लियामेंट को दिया है राइट, तो वो उसके लिए एक्ट बना के उसी उसी के अंदर उनके राइट्स और ड्यूटीज वगैरह सब डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो वो उसके तहत जाके अपने राइट्स को वो कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला है, पर्टिकुलर एक एक्ट के तहत उसको राइट्स मिला है, तो वो उसी के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरसी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस ऐतिहासिक मामले में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संवैधानिकता पर विचार किया। जो ये नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी पर उंगली वो उठाया गया मुद्दा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण लेकिन संवैधानिक था, लेकिन मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बताया गया, लेकिन साथ ही उन लोगों को उचित मुआवजा देने की आवश्यकता को भी मजबूत किया जिनकी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह मामला संपत्ति के अधिकार की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक मुद्दा उठाया, बैंक नेशनलाइजेशन क्या ये संवैधानिक था, माना गया है क्या? तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो संवैधानिक है। और फिर इसमें दूसरा केस भी ये बोला है कि एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, किन्हें, जिनकी संपत्तियां जो उस समय जो बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय बैंकों के पास उनकी संपत्तियां वगैरह है, तो वो भी राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन के तहत हुई है, तो उन सभी को मुआवजा देने की आवश्यकता होगी, जरूर से दिया जाएगा। कोर्ट ने ये बोला गया कि उनको मुआवजा दिया जाए जिनकी संपत्तियों का भी, जिनकी प्रॉपर्टी को भी नेशनलाइज किया गया था। चलिए नेक्स्ट है गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस मामले में राज्य की कार्रवाई और उसके निजी उद्यमों पर प्रभाव का मुद्दा उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की कि क्या राज्य की कार्रवाई मनमानी थी और उचित, और माना कि निजी उद्यमों को प्रभावित करने वाली राज्य की कार्रवाई को उचितता और निष्पक्षता के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इस निर्णय का निजी उद्यमों को मनमानी राज्य कार्रवाई से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। यहाँ पे एक तो स्टेट एक्शन, जो स्टेट जो एक्शन ले रहा है उसके बारे में ये है कि कोर्ट ने कहा कि निजी उद्यमों को प्रभावित करने वाली राज्य की कार्रवाई, जो स्टेट एक्शन ले रहा है, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री जो निजी उद्यम है उनको प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पर स्टेट को अपनी कार्रवाई में ये देखना है कि फेयर और निष्पक्ष होना चाहिए, उचितता और निष्पक्षता के मानदंडों को पूरा करते हुए ही वो अपनी कार्रवाई कर सकती है। और यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट इंटरप्राइजेस को प्रोटेक्शन दिया गया है कि राज्य अपनी कार्यवाही मनमानी रूप से नहीं कर सकती, मतलब जो निजी उद्योग है, उद्यम है, उन पर अपनी मनमानी रूप से राज्य कार्यवाही नहीं कर सकती। यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दिया गया है निजी उद्यमों को राज्य की मनमानी कार्यवाही से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है मेरा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।